बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाए जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ये इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन, किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी वजाहत करने के लिए, दैट बिगेन इन द पास्ट, जो कि पास्ट में शुरू हुआ है, ठीक है, कंटिन्यूड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये जारी भी रहा है, एंड वॉज हैपनिंग अनटिल अनदर एक्शन और पॉइंट हैपन्ड इन द पास्ट, और क्या जी, एंड वॉज हैपनिंग, और ये जारी रहा है, होता रहा है, अनटिल अनदर एक्शन, जब तक कोई दूसरा एक्शन और पॉइंट या कोई भी नुक्ता हैपन इन द पास्ट, जो कि पास्ट में वाक़ नहीं हुआ, ठीक है। क्या जी, कि इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिकेन इन द पास्ट कंटिन्यूज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि पास्ट में वाक़ हुआ है और एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए जारी भी रहा है। और कब तक जारी रहा है, एंड वॉज हैपनिंग, और ये जारी रहा है, अनटिल अनदर एक्शन और पॉइंट हैपन इन द पास्ट, जो कि पास्ट में कोई और एक्शन या पॉइंट हैपनिंग नहीं हो गया, ठीक है, या वाक़ नहीं हो गया। नेक्स्ट वो कहता है इट एम्फसाइजेज द ड्यूरेशन और ऑन गोइंग नेचर ऑफ द एक्शन। इट एम्फसाइजेज, ये जोर देता है, एम्फसाइजेज का मतलब होता है जोर देना, ये जोर देता है, किस चीज़ पर जोर देता है, द ड्यूरेशन और ऑन गोइंग नेचर ऑफ द एक्शन, के एक्शन की ड्यूरेशन या फिर उसकी जो ऑन गोइंग नेचर है, यानी कि उसकी जो जारी हालत है, उस पर जोर देता है, ठीक है। अब इस कंप्लीट का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा एक्शन होता है, ऐसा टेंस होता है जो किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, कौन से एक्शन को, जो कि आपका पास्ट में वाक़ हुआ है, किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जारी रहा और तब तक होता रहा जब तक पास्ट के अंदर कोई और पॉइंट हैपन ना हो गया हो, वाक़ ना हो गया हो। और ये ज़ोर किस बात पर देता है कि एक्शन की ऑन गोइंग नेचर या फिर उसकी जो ड्यूरेशन है उस पर जोर देता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, जो कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं किसी भी टेंस के, वो एक्टिव वॉइस ही होते हैं। अब आप जब किसी भी सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हो तो उसके बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस का और दूसरा होता है पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में आप सीधी सीधी बात करते हैं, जैसे कि वो खाना बना रही है, ये एक्टिव वॉइस है। अब जब आप इसको दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करेंगे तो क्या करेंगे कि खाना उसके ज़रिए बनाया जा रहा है या खाना उससे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, वो सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसके एक्टिव वॉइस होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जी एक्टिव वॉइस में होता क्या है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो किसी भी एक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है, कोई भी एक्शन करता है, क्या चीज़, आपका जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, काम करने वाला, वो कोई नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक्टिव वॉइस की जो फॉर्मेशन होती है, जब आप इसको फॉर्म करते हैं, इसको जब लिखते हैं, इसके सेंटेंस को लिखते हैं, तो क्या करते हैं जी, आप सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आप इसमें लगाते हैं जी हैड बीन। इसमें सिंगुलर प्लूरल मैटर नहीं करता, जैसे लास्ट हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के किए थे ना, उसमें एक्टिव वॉइस में ये था कि सब्जेक्ट के मुताबिक आपने हैज़ या हैव लगाना होता था, हैज़ बीन या हैव बीन। इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है, इसमें चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे नाउन है, चाहे प्रोनाउन है, सबके साथ आपने एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, और वो क्या करना है, हैड बीन करना है। उसके बाद आप लगा देते हैं जी वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी। व्हाट डज दैट मीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं, वो लगाते हैं। उसके बाद आप लगा देते हैं जी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाते हैं सिंस या फिर फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो आपके पास टाइम दिया गया है उसके मुताबिक आपने सिंस या फॉर लगाना होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको सिंस और फॉर का कंसेप्ट समझाया था कि सिंस और फॉर का क्या मतलब होता है। देखें,
अगर कोई भी काम हो रहा है और उस काम का एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है उस काम के हैपनिंग होने का, ठीक है, उस काम का एक वक्त बताया गया है और उस वक्त का एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप उसके साथ सिंस लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि सुबह से 2 बजे से, 2024 से, मई से, जून से, ये स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं टाइम के। लेकिन अगर आपके पास कोई भी काम बताया गया है उसकी मतलब उसमें वक्त कोई ख़ास तौर पर मुअय्यन नहीं किया गया है, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, अब वो 2 घंटे कौन से हैं, 3 घंटे कौन से हैं, 4 साल कौन से हैं, 5 हफ्ते कौन से हैं, कोई पता नहीं है, काफ़ी सारे। यानी कि बेसिकली इसमें बताई जाती है क्वांटिटी, जहाँ पे क्वांटिटी दी गई होगी उसके साथ आप फॉर लगाएंगे, जहाँ पे आपके पास एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा टाइम का उसके साथ सिंस लगाएंगे। तो ये सिंस और फॉर का डिफरेंस है। उसके बाद आप टाइम लगा देते हैं, ठीक है, टाइम के मुताबिक आपने सिंस फॉर लगाना है, टाइम आपने एंड पे लगाना है। तो ये था स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जी आ जाते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स पर। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास ये स्ट्रक्चर था ना, इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं। सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट शी, उसके बाद आपने लगा दिया हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी टीचिंग। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है अस। फॉर 5 ईयर्स, टाइम के मुताबिक आपने फॉर लगाया फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, देखें आपने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, ठीक है। आप जो लोग न्यू हैं इस वीडियो पे, अगर वो चैनल को विज़िट करें तो उसमें टेंसेस की एक अलग प्लेलिस्ट मौजूद है और उसमें हमने हर टेंस को जो है बड़ा डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया है। तो उसमें हमने एक टेंस किया था पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अब हमारे पास ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, अब इसके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन उधर से हम कंटिन्यूस भी कर रहे हैं और कंटिन्यूस में हम ये भी कहते हैं कि आईएनजी फॉर्म हमारे पास होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी शो करने के लिए, कंटिन्यूस शो करने के लिए हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे और हैड की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट होता है जो कि होता है बी। जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसके साथ आईएनजी लगा देंगे, जो कि इस पैसिव वॉइस में भी हम लगाने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जब कभी हमें ज़रूरत होगी तो हम इसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे जो कि होती है बीन। अब यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म की ज़रूरत थी तो हमने क्या लगा दिया जी, बीन। शी हैड बीन टीचिंग अस फॉर 5 ईयर्स, वो हमें 5 सालों से पढ़ा रही थी। पास्ट का है ना, तो थी, वो हमें 5 सालों से पढ़ा रही थी। नंबर सेकंड हमारे पास एग्जांपल है आई हैड बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट सिंस मे, मैं मई से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ हैड बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आपने लगाया सिंस, आपके पास जो टाइम है उसके मुताबिक मई स्टार्टिंग पॉइंट है उसके साथ आपने सिंस लगाना है, वक्त का स्टार्टिंग पॉइंट है उसके साथ आपने सिंस लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है वी हैड बीन लिविंग इन पिंडी फॉर मैनी ईयर्स, हम कई सालों से पिंडी में रह रहे थे। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इन पिंडी ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर में से हमने फॉर का चूज किया क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो क्वांटिटी में मौजूद है, ठीक है, फॉर मैनी ईयर्स। तो ये था एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और साथ उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसके पैसिव वॉइस क्या होते हैं, ठीक है जी। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस क्या होते हैं, देखें एक्टिव वॉइस में था कि सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, उसमें सब्जेक्ट कोई भी काम परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस होती है ना, इसमें कोई भी एक्शन इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट की तरफ किया जा रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास 2 वेज हैं किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को या किसी भी सेंटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। उसकी मिसाल भी दी कि वो खाना पका रही है और दूसरा तरीका इसमें यह था कि खाना उसके ज़रिए पकाया जा रहा है या खाना उससे पकाया जा रहा है। 2 तरीके होते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए। अब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म्स दी एक्शन, जैसे वो खाना बना रही है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, द एक्शन इज बीइंग डन, द एक्शन इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट, एक्शन जो है वो सब्जेक्ट की तरफ परफॉर्म किया जा रहा होता है, ठीक है। जैसे खाना उसके ज़रिए बनाया जा रहा है, पहले खाना आ गया
ऑब्जेक्ट आ गया और उसके ज़रिए वो एंड पे आ गया, सब्जेक्ट एंड पे आ गया। ठीक है। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, आपका जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का और आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, ठीक है, ये दो चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। आपका जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाता है। ये बात आपने गौर करनी है। आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट है प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो वो ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो जब वो सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर नाउन है तो नाउन तो चेंज होते ही नहीं है, नाउन वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो चलें अब हम करते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूजिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखें इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले दिया गया है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कौन सा है? जो आपके एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, जो आपके एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट बन चुका है, तो ये वो ऑब्जेक्ट है। इसके मुताबिक आपने हैड बीन, सबके साथ हैड बीन ही लगना है, तो इसके लिए आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हैड, उसके साथ आपने लगाना है बीन। अब हैड की रिक्वायरमेंट तो बीन ने पूरी कर दी, ये देखें जी। अब चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो हमें आईएनजी भी चाहिए, और पैसिव है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए। तो पैसिव की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। हमने मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है, थर्ड फॉर्म का। अब आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस भी है, तो आईएनजी की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? वही हमारे पास जो बी मौजूद है। ठीक है, जो बी है, हमने बी के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, तो वो बन जाएगा बीइंग। सब्जेक्ट हैड बीन, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपने लगाना है बाय। क्या लगाना है? बाय। और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था। आपके एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो अब क्या बन चुका है जी? अब वो ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, और उसके साथ आपने क्या चीज़ लगानी है जी? बाय लगाना है आपने। उसके बाद आपने लगाना है सिंस या फिर फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम, और एंड पे टाइम आ जाएगा। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को दोबारा देखें। आपने सबसे पहले लगाया सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट बना है। उसके बाद हैड बीन, फिर आपने लगाना है बीइंग आईएनजी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर आपने लगाना है बाय, और बाय के बाद आपने क्या लगा देना है जी? ऑब्जेक्ट लगा देना है, जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद सिंस या फॉर, और फिर आपने लगा देना है टाइम। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिसमें हमने एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, ही हैड बीन वॉशिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से पौधों को पानी दे रहा है। आपके पास ही क्या चीज़ है? सब्जेक्ट है। हैड बीन लगा दिया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया हमने, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, फॉर एन आवर, फॉर सिंस और फॉर में से हमने फॉर का चूज़ किया क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो क्वांटिटी में है, फॉर एन आवर लगा दिया। अब इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है? हम अभी अभी एक स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं, ये कि आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, हैड बीन लगेगा, फिर बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाय, और बाय के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, एंड देन आपने सिंस और फॉर लगाना है अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब हमारे पास एक सीधा सीधा सेंटेंस मौजूद है, हमारे पास एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मौजूद है। इसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी? इसका पैसिव बनाने के लिए हमने सबसे पहले तो इसके ऑब्जेक्ट को उठाना है, ये द प्लांट्स। अब एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं जी दो किस्म के, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली, जो कि वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है डायरेक्टली, जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है वर्ब के एक्शन को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? रिसीव्स द बेनिफिट्स और अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। ये वर्ब के एक्शन से अफेक्टेड हो रहा होता है, असर अंदाज हो रहा होता है, या फिर उसके बेनिफिट्स रिसीव कर रहा होता है, या फिर उसके बेनिफिट्स हासिल कर रहा होता है।
ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। हमारे पास मौजूद है एग्जाम्पल, द ग्रैंड मदर हैड बीन टेलिंग अस द स्टोरी, दादी जान हमें कहानी सुनाती रही हैं, बताती रही हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, सुनाती रही थी, सॉरी पास्ट में है तो सुनाती रही थी। आपके पास वर्ब क्या है, टेलिंग, सुनाती रही थी। द ग्रैंड मदर हैड बीन टेलिंग अस द स्टोरी, दादी जान हमें स्टोरी या कहानी सुनाती रही थी, बताती रही थी। ठीक है, अब इसमें देखें कि टेलिंग, बताना, सुनाना, क्या सुनाया जा रहा है, आपने देखना है जी व्हाट, क्या बताया जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, द स्टोरी, स्टोरी सुनाई जा रही है, तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये आपके वर्ब के साथ डायरेक्ट लिंक कर रहा है या वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है। ठीक है, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की यही डेफिनेशन पढ़ी है ना, दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें जो टेलिंग है वो क्या कर रहा है जी, स्टोरी को डायरेक्ट स्टोरी जो है वो डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है, किसका, वर्ब का। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कहा है जी कि वर्ब के एक्शन से जो चीज़ अफेक्ट होगी या उसका बेनिफिट हासिल करेगी उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। कैसे? द ग्रैंड मदर हैड बीन टेलिंग अस द स्टोरी, हु इज गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ द वर्ब या ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब, कौन इसके बेनिफिट्स हासिल कर रहा है। ठीक है, या टू होम इज द एक्शन बीइंग डन, किसकी तरफ एक्शन किसकी तरफ एक्शन किया जा रहा है या किसकी तरफ एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, अस। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, टू होम, किसकी तरफ एक्शन किया जा रहा है, बेनिफिट कौन हासिल कर रहा है, अस कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका। जो डायरेक्ट लिंक करेगा वर्ब के साथ वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो बेनिफिट हासिल करेगा या जिसकी तरफ काम किया जाएगा या अफेक्टेड होगा वर्ब के साथ, उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये था हमारे पास डिफरेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है जी, तो वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, हमने कहा था कि जी ही हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से पौधों को पानी लगा रहा था। अब इसमें हमारे पास देखें जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमारे पास पैसिव बनाने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। वाटरिंग, पानी देना, किसे जी, पौधों को। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता चुका हूँ पिछली 1-2 वीडियो में कि हमारे पास वर्ब जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं बेसिकली। एक होते हैं हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक होते हैं हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं होते, इनट्रांजिटिव वर्ब्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कशन की कि जनाब आपके पास जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जब तक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो आपका पैसिव पॉसिबल है, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा तो पैसिव बनाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इन सर्टेन कंडीशंस अगर आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब मौजूद नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं ना जिनका ऑब्जेक्ट लाजमी होता है, तब तो सीधा सीधा उसका पैसिव आराम से बन सकता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पास जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं होते, इनट्रांजिटिव वर्ब्स मौजूद होते हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उनका पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद अगर उस सेंटेंस में हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब्स मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे भी मौजूद है वाटरिंग, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब मौजूद है तो उसके साथ फिर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना देंगे। क्या करेंगे जी, इनट्रांजिटिव वर्ब को ही सब्जेक्ट आप बना देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है ही हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर। अब इसमें प्लांट्स आपका ऑब्जेक्ट है तो यही आपका सब्जेक्ट बनेगा। ये देखें यहाँ पे आके ये क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। द प्लांट्स हैड बीन, अब आपने हैड की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, थर्ड फॉर्म लगा के बी की, बीन। उसके बाद आईएनजी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने क्या लगाया जी, बीइंग, हैड बीन बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब आपका वाटरिंग था, उसकी थर्ड फॉर्म लगाई वाटर्ड, मेन वर्ब है वाटर्ड बाय हिम। यहाँ पे ही सब्जेक्ट था, यहाँ आके ऑब्जेक्ट बनना था, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन था तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे जो कि है हिम। द प्लांट्स हैड बीन बीइंग वाटर्ड बाय हिम फॉर एन आवर। सिंस और फॉर और टाइम जो है ये तो आपने एंड पे ही लगाना है। हमारे पास दूसरी एग्जांपल मौजूद है,
वी हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स, हम किताबें नहीं पढ़ते रहे थे। अब इसमें बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये बनेगा सब्जेक्ट। बुक्स हैड नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव है तो हैड और बीन के दरमियान में आपने नॉट लगाना है। मेन हेल्पिंग वर्ब आपका हैड है, उसके बाद ही आपने नॉट लगाना है। बुक्स हैड नॉट बीन बीइंग, आईएनजी की रिक्वायरमेंट भी तो पूरी करनी है ना, क्योंकि पैसिव में तो ये है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो आपके कंटिन्यूस शो करने के लिए भी तो आपने आईएनजी लगाना है। तो बुक्स हैड नॉट बीन बीइंग वाटर्ड, सॉरी यहाँ पे वाटर लिख दिया, ये प्रीवियस एग्जाम्पल से ये हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आएगा रेड, ठीक है, क्योंकि आपके पास मेन वर्ब है रीडिंग, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है जी, रीड, रेड, रेड। इसको आप रीड नहीं पढ़ेंगे, इसको आप रेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे, रीड, रेड, रेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म। बुक्स हैड नॉट बीन बीइंग रेड बाय अस, वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, अस। बुक्स हैड नॉट बीन बीइंग रेड बाय अस। हमारे पास तीसरी एग्जांपल मौजूद है, हैड यू बीन राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक खत लिखते रहे थे। हैड अ लेटर बीन बीइंग, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हैड हमने स्टार्ट में लगाया, अ लेटर ऑब्जेक्ट इसमें था, ये सब्जेक्ट बना। हैड अ लेटर बीन बीइंग रिटन, राइट, रोट, रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन, राइट, रोट, रिटन, रिटन बाय यू, यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही होता है। तो हैड अ लेटर बीन बीइंग रिटन बाय यू। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल मौजूद है, शी हैड बीन ड्राइंग अ पिक्चर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से एक पिक्चर ड्रॉ कर रही थी। अब पिक्चर, अब देखें ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। अब पिक्चर हैड बीन बीइंग ड्रॉन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉन बाय हर, शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, जब इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, हर। अ पिक्चर हैड बीन बीइंग ड्रॉन बाय हर सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैड दे बीन गिविंग इंटरव्यू फॉर लास्ट 5 years, क्या वो पिछले 5 सालों से इंटरव्यू दे रहे थे। अब चूंकि इंट्रोगेटिव है तो हमने हैड को ही स्टार्ट में लगा देना है, और इसमें इंटरव्यू ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, इंटरव्यू ऑब्जेक्ट है, तो ये बनेगा आपका सब्जेक्ट, हैड इंटरव्यू बीन बीइंग गिवन, गिव, गेव, गिवन। आपके पास वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी है, गिवन, गेव, गिव, सॉरी गिव, गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड इंटरव्यू बीन बीइंग गिवन बाय देम, दे, देयर, देम, दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, देम, बाय देम फॉर लास्ट 5 hours, ये टाइम तो लास्ट में ही लगता होता है, ठीक है। हैड इंटरव्यू बीन बीइंग गिवन बाय देम फॉर लास्ट 5 years, क्या पिछले 5 सालों से इंटरव्यू उनके जरिए दिया जा रहा था, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर किसी भी चीज़ की, किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।